हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआर एजुकेशन। बेटा, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्थानीय शासन करेंगे। इससे पहले हमने संघात्मक शासन वाला चैप्टर संघात्मक शासन व्यवस्था किया था। जी बेटा, जब हम ये चैप्टर पढ़ें उससे पहले आपको संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। एक सिंपल सी टर्म है, आप इसको ध्यान रख के चलेंगे। जब शासन को सुविधा की दृष्टि से केंद्र व राज्य दो इकाइयों में बांट दिया जाता है तो इसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इतना हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किया था, जहाँ पर हम केंद्र सरकार अलग हमने पढ़ा था और राज्य सरकार में हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विषय में हमने देखा था। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट। देखिए, जब एक हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि सबसे बड़ी इकाई देश, जिसे हम केंद्र सरकार के नाम से भी जानते हैं, उससे छोटी इकाई राज्य, राज्य से छोटी इकाई जिला, जिला से छोटी इकाई गांव। ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दो शासन की इकाइयों के बारे में पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हम लोग जिला और गांव स्तर पर होने वाले शासन को पढ़ेंगे। इसीलिए जब इसकी परिभाषा आती है स्थानीय शासन की, तो वो क्या होती है कि गांव एवं जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में। ठीक है। अब देखिए, मैंने इसमें एक शब्द लिखा है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइज कर देना गवर्नमेंट को। डिसेंट्रलाइज कर देना क्या, कि किसी भी हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई तो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया गवर्नमेंट को। डिसेंट्रलाइज कर देने का मीनिंग क्या है, विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि जब ये तो किसी भी देश में संभव ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या राज्यपाल उस राज्य के हर एक हिस्से को अच्छी तरह से संभाल पाए, या उस पर्टिकुलर सबसे छोटी से छोटी हिस्से का भी वो ध्यान रख पाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। और उसमें भी पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें थी जो एक गांव में या एक छोटे स्तर पर होनी आवश्यक हो सकती है किसी भी देश के अंदर। उसमें सबसे पहले था कि गाँव के अंदर शिक्षा का प्रबंधन करना, यानी कि मैनेजमेंट करना, उसमें भी प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना। फिर नेक्स्ट है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था देखना, क्योंकि सबसे छोटे स्तर पर किसी भी देश के अंदर सबसे छोटे स्तर पर साफ़ सफाई की व्यवस्था देख पाना वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के लिए ही पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह से कुछ पर्टिकुलर और प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमें लोकल गवर्नमेंट की आवश्यकता महसूस होती है, जैसे सड़कें और गलियाँ बनवाना, पानी की व्यवस्था करना। ठीक है। गांव में शमशान घाट, कब्रिस्तान बनाना, बिजली और छोटी मोटी जो और भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको देखना। ठीक है ना। अब है इसके अंदर आप इसके नेक्स्ट जो इसके अंदर समझ के चलेंगे कि स्थानीय शासन का भारत में विकास किस तरीके से हुआ। ठीक है। तो इसकी शुरुआत बेटा 1882 में ही हो जाती है। 1882 के अंदर भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, जिन्होंने की निर्वाचित स्थानीय निकाय के गठन की पहल की थी। मतलब लोकल गवर्नमेंट की जो शुरुआत थी वो भारत में 1882 के अंदर ही हो गई थी। और इसको उस समय पर इसको कहा जाता था स्थानीय निर्वाचित स्थानीय निकाय के गठन की गई थी। और उस समय पर इसको लोकल बोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अब इसमें लॉर्ड रिपन का नाम आता है। लॉर्ड रिपन का नाम आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि इसमें या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर या 2 मार्क के क्वेश्चंस में आपका एक क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड रिपन का नाम लिखेंगे। इसके साथ ही स्थानीय स्वशासन का पिता भी इन्हें कहा जाता है। तो आप दोनों ही तरीके से लॉर्ड रिपन का नाम लर्न करके चलेंगे अपने माइंड में कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। या भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड रिपन ने की थी। ठीक है। अब देखिए 1882 के बाद में क्या हुआ, भारत में जब भारत शासन अधिनियम यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था, उस समय पर भी वहाँ पर भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। जब 1919 में इस तरह के भारत सरकार अधिनियम के थ्रू ग्राम पंचायतों की जो स्थापना की गई थी, वही जो पैटर्न था वही 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी रहा, और उसके बाद भी यही चीज़ जो कि भारत में भारतीय संविधान के अंदर भी जारी रही। ठीक है। फिर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर गांधी जी ने जोर दिया।
ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण साधन है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। आपको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, यानी कि वो ये बहुत उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको भारत देखना है तो आप गाँव में आकर देखिए, असली भारत जो है वो गाँव में बसता है। तो उनकी ये काफ़ी इच्छा रही हमेशा से कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र पर शासन को मजबूत बनाया जाए। ठीक है, अब इसके बाद है, जब संविधान तैयार किया गया तो स्थानीय सरकार का विषय राज्यों को सौंपा गया था। ठीक है, जब संविधान तैयार हुआ था, यानी कि जब संविधान 1950 की जो बात है, जब पास होने लग रहा था संविधान, उस समय पर ये जो विषय था, यानी कि जो स्थानीय शासन से संबंधित जो विषय था वो राज्यों को सौंपा गया था। इससे संबंधित आर्टिकल आप जो है वो 40 ध्यान से देखेंगे, जहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के में भी इस प्रावधान को शामिल किया गया है, ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। ठीक है, अब देखिए इस लेसन के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर कुछ जो मेन कमिटीज़ हैं इस लेसन से रिलेटेड, वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस समिति का संबंध भारत में स्थानीय शासन से है। ठीक है, तो उसमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जिसमें इनकी ईयर वाइज आप इनका ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले थी बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में बनी थी। फिर है अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी थी। फिर है PVK राय समिति जो 1985 में बनी थी। फिर है LM सिंघवी समिति जो 1986 में बनी थी। मतलब ये वाली समिति जो ML सिंघवी समिति है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू 73वें संविधान संशोधन को पास किया गया था और 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर आता है PK थुंगन समिति जो कि 1988 में बनाई गई थी। किसके लिए? जो कि स्थानीय शासन, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित जो समितियां बनाई गई थी ये वो हैं। ठीक है, अब देखिए 1987 के बाद स्थानीय सरकारी संस्थानों के कामकाज की गहन समीक्षा शुरू की गई। ठीक है, ये चेक किया गया 1987 में कि सरकारी जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो उस संबंध में 1989 में PK थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। मतलब वो ये इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही ये प्रावधान किए गए कि भारतीय संविधान के अंदर स्थानीय शासन को भी उतनी ही मान्यता दी जाए। मतलब संवैधानिक तौर पर उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया जाए और उनका शुभारंभ किया जाए। इस संबंध में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ। मतलब इसकी शुरुआत जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में हो चुकी थी, पर संवैधानिक तौर पर इसको दर्जा नहीं दिया गया था। संवैधानिक तौर पर जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया था? 1992 में संसद के द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन पारित किए गए। ठीक है, मतलब 1992 में जो संवैधानिक दर्जा था वो दिया गया। अब आपको इसमें याद रखने वाली क्या बात है बेटा, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। जैसे 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये तो या तो आपके मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा या 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे तो आपसे पूछा जाएगा 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आपको आंसर लिखना है ग्रामीण स्थानीय सरकार से। इसी तरह से 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो वो आपको लिखना है उसमें आंसर शहरी स्थानीय निकाय से। मतलब जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था वो ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले स्थानीय शासन से संबंधित था और जो 74वां संविधान संशोधन किया गया था वो शहरी स्थानीय शासन से संबंधित था। अब देखिए आपके इसमें 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि 73वें संविधान संशोधन का विस्तार से वर्णन करें। तो 73वां संविधान संशोधन आपके दिमाग में इमीडिएट 73वां संविधान संशोधन सुनते ही आ जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय सरकार शासन से संबंधित है। देखिए, जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो 1992 में उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे, मतलब 1992 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव। उन्हीं के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन प्रभावी हुआ था। ठीक है, अब 24 अप्रैल 1993 से
73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया। मतलब कि इससे संबंधित जो अधिनियम था वो 1992 में संसद में पेश किया गया था, पर इसे लागू जब किया गया, जब लागू करने का आपसे सन पूछा जाए तो वो तिथि और सन आप कैसे याद रखेंगे? 24 अप्रैल 1993 को वो लागू हो गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के नवे भाग को जोड़ा गया। मतलब भारत में, आपको भारतीय संविधान के अंदर ये पता होना चाहिए, 22 भाग हैं, उनमें से नवे भाग को इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। देखिए, जिस तरह से हम भारतीय संविधान को हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में कर चुके हैं, आपको ये पता होना चाहिए भारतीय संविधान की जब जो रूपरेखा है या भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो किस तरीके का है कि भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है। तो उनमें से जो 22 भाग हैं उनमें से 9वें भाग को जोड़ा गया था और जो 12 अनुसूचियाँ यानी कि जो शेड्यूल हैं 12, उनमें से 11वें शेड्यूल को इसके अंदर 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स जो थे वो इसमें ग्रामीण क्षेत्र को दिए गए थे, वो थे 29 विषय। ठीक है। अब इस संविधान संशोधन की जो मुख्य जो चेंजेस थे इसके अंदर जो किए गए, संवैधानिक संशोधन किया गया, उसमें ये बताया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र पर, ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय शासन है वो त्रिस्तरीय बनावट लिए हुए होगा। जैसे सबसे छोटे स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायतें। ठीक है। और उससे ऊंचे स्तर पर खंड या तालुका पंचायतें और ग्रामीण क्षेत्र पर सबसे ऊपरी हिस्से पर कौन सा आएगा? जिला पंचायतें। आपको ये त्रिस्तरीय ढांचा ध्यान रखना है और आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों यानी कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो सरपंच कहते हैं। ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आपको ये अपने लर्न कर लेना है ये वाला इस तरीके से इस फॉर्म में कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को या ग्राम पंचायत के जो हेड है उन्हें क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। और ये जो 3 त्रिस्तरीय जो ढांचा है, यानी कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतें, खंड या तालुका पंचायतें मंझले स्तर पर, और सबसे ग्रामीण क्षेत्र में उच्च स्तर पर आएंगी जिला पंचायतें। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जो खंड या तालुका पंचायतें हैं, जो मिडिल वाला जो स्तर है वो हर एक गांव के अंदर हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये होता नहीं है। अधिकतर गांवों के अंदर ग्राम पंचायतें और जिला पंचायतें ही होती हैं। ठीक है। अब इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा देखिए इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। पहले तो त्रिस्तरीय ढांचा होगा, फिर इसके अंदर डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाएगा। डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि जो गांव के ही एडल्ट वोट के थ्रू जो मेंबर हैं, यानी कि 18 साल की आयु लिए हुए जो व्यक्ति हैं, वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और इनका चुनाव 5 साल के लिए किया जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ऐड की गई थी वो थी रिजर्वेशन या आरक्षण। और आरक्षण इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था इस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट है कि इस संविधान संशोधन के अंदर राज्य चुनाव आयुक्त यानी कि राज्यों के लिए ये अनिवार्य किया गया था कि वे राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें, यानी कि जो स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन है उसकी नियुक्ति की जाए और वो इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को के जो चुनाव हैं उनको कराने की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है। आई होप आपको जो 73वां संविधान संशोधन है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद है इसी तरीके से 74वां संविधान संशोधन। अब देखिए 74वां संविधान संशोधन जो है वो आपके जैसे 74वां संविधान संशोधन आएगा माइंड में क्लियर रखना, ये नगरीय क्षेत्र के स्थानीय शासन से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि 1992 तक इन्हें संवैधानिक तौर पर दर्जा दिया गया था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 9 क यानी कि जो हमने 73वां संविधान संशोधन किया था वो तो केवल भाग 9 में शामिल था, इसके अंदर भाग 9 क को जोड़ दिया गया। ठीक है। और यह जून 1993 से प्रभावी हुआ। ठीक है। तो ये जून 1993 से प्रभावी हुआ, मतलब कि जब इसको आपसे पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ तो आप इसका सन लिखेंगे 1993।
और ये अधिनियम कब लाया गया संसद में, तो वो सन रहेगा 1992। इस चीज़ के लिए आप क्लियर रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित क्वेश्चन आ रखा है, जहाँ पर ये पूछा गया था कि 74वें संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन लागू कब किया गया था। तो आप भाषा से स्पष्ट रहें, अपने दिमाग में स्पष्ट करके चलें कि आपसे लागू करना पूछा गया था, संविधान लागू कब हुआ था, या इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो लागू से शब्द आ जाए तो वहाँ पर आप 1993 मार्क करके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए 74वें संविधान संशोधन में क्या क्या मुख्य बातें हैं जो आपको लिखनी है। देखिए इसमें है अनुच्छेद 243 से 243 जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। मतलब अनुच्छेद 243 का पी से लेकर 243 जी तक उपबंध इसमें किए गए हैं। नगर पालिकाओं का गठन 243 क्यू में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में उपबंध है। यानी कि 243 क्यू ये बताता है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा किसी भी नगर में जो स्थानीय तौर पर नगरीय क्षेत्र का जो स्थानीय शासन है वह भी त्रिस्तरीय होगा, जिसमें सबसे निचले स्तर पर क्या होगा, ग्राम पंचायतें, उससे ऊंचे वाले स्तर पर नगर पालिकाएं होंगी। ठीक है, और सबसे उच्च स्तर पर नगर निगम होंगे। अब देखिए इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे आता है आपके 11वीं क्लास के अंदर। आपसे ये पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी, कि नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। यहाँ आपको पता होना चाहिए, नगर पालिका के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। ठीक है, और नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं उसे क्या कहा जाता है, उन्हें मेयर कहा जाता है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत हम इन्हें कैसे अलग करें, हमें कैसे इनकी परिभाषा देनी है। तो आपको समझ के चलना होगा, नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में, मैंने इनकी परिभाषा आपको लिख कर दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये नगर पालिकाएं कहाँ होती हैं, नगर निगम कहाँ होते हैं, और नगर पंचायतें कहाँ होती हैं। देखिए नगर पंचायतें ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती हैं जो गांव में शहरों से परिवर्तित हो रहे हैं। मतलब कि ऐसे क्षेत्र जो संक्रमणशील, मतलब कि जो शहरों से जो टच हो रखे, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कि वो अभी पूरी तरह से शहरी तो नहीं बने हैं पर ग्रामीण हैं, पर उनका जो धीरे धीरे आने वाले समय में वो शहरों में परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसी जगह नगर पंचायतें होंगी। ठीक है, इससे छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है नगर पालिकाओं को। ठीक है, फिर इससे जो सबसे बड़े हैं, बड़े नगरीय क्षेत्रों और महानगरों में गठित किए जाते हैं नगर निगम। ठीक है, अब देखिए इसी संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची जारी की गई। यानी कि जब मैंने आपको अभी बताया कि भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, तो जब मैं 12वीं अनुसूची की बात करती हूँ तो वो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। और इसमें शहरी क्षेत्रों के लिए या नगर पालिकाओं के लिए यहाँ पे 18 विषयों की सूची जारी की गई थी। ठीक है, अब देखिए 74वें संविधान संशोधन में भी प्रत्यक्ष चुनाव और जो कि 5 साल के लिए होंगे, और आरक्षण व्यवस्था शामिल है, जैसे कि आपके 73वें संविधान संशोधन के अंदर शामिल थी। ठीक है, अब देखिए आपसे जो प्रश्न फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, 74वें संविधान संशोधन का विस्तार से वर्णन करिए। तो आप ये इसी फॉर्मेट में आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। या आपसे 73वें संविधान संशोधन के विषय में पूछा जाएगा तो वहाँ पर ऐसे ही आप त्रिस्तरीय ढांचा बताएंगे। ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचे के अंदर कौन से स्तर पर क्या नाम आता है वो इस तरह से आप अपने एक चार्ट फॉर्म में बना दीजिएगा छोटा सा। इसके अलावा आप यहाँ पर चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में ज़रूर चर्चा करिएगा। इसके अलावा चुनाव जो कितने साल के प्रत्यक्ष तौर पर होता है ये लिखना बेहद ज़रूरी है, 5 साल के लिए होगा ये लिखना ज़रूरी है। और आरक्षण व्यवस्था, इसमें महिलाओं के लिए विशेष तौर से आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा 4 मार्क का क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानीय शासन के महत्व को बताइए। देखिए स्थानीय शासन का जो महत्व है, 4 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है आपसे। तो अगर आपसे महत्व पूछा जाए तो आप महत्व के अंदर कम से कम 4 महत्व तो लिखेंगे ही। इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट महत्व आप लिखेंगे, इसके माध्यम से समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे सुदूर ग्रामीण प्रदेशों के नागरिक भी
क्षेत्रात्मक संगठनों में रुचि लेते हैं। यानी कि अगर स्थानीय तौर पर यानी कि लोकल गवर्नमेंट जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें मालूम है कि गांव और जिले स्तर पे होने वाला शासन है, तो जो एक आम नागरिक है वो शासन का हिस्सा बनता है, वो लोकतंत्र का हिस्सा बनता है, जिससे उसके अंदर जागरूकता पैदा होती है। ठीक है, तो पहला महत्व तो ये हो गया। नेक्स्ट है स्थानीय लोगों को उस स्थान विशेष की परिस्थितियों, समस्याओं, चुनौतियों की बेहतर जानकारी होती है, अतः निर्णय में विसंगतियों की संभावना न्यूनतम होती है। मतलब उसी क्षेत्र से रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है, और लोकल तौर पे वो अपनी परेशानियों के बारे में और किस चीज़ों की क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े इनके बारे में उन्हें अच्छे से पता होता है। तो किसी भी तरह का जो निर्णय लिया जाता है या कोई पॉलिसी बनाई जाती है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो वो गलत हो इसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। फिर इसका है महिलाओं की मुख्य धारा में शामिल, महिलाएं भी मुख्य धारा में शामिल होती हैं, यानी कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो भी अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर है इसके माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं को विभाजित कर उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, फिर है यह स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला साबित हो सकती है, जहाँ से जमीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक पहलू की समझ रखने वाले एवं स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील नेता भविष्य के लिए तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि जो लोकल हैं वो छोटे स्तर पर लोग बाग इस तरह की शासन व्यवस्था में शामिल होते हैं और वो काफ़ी जागरूक होते हैं। जब वो इतने एक्टिव हो जाते हैं तो अपने आने वाले समय पर उनके अंदर ये जागरूकता रहती है कि हम बड़े स्तर पर भी इस तरह के इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है ये ज़मीनी स्तर पर लोगों में नियोजन और संसाधनों की बेहतर प्रबंधन की संभावना को पैदा करने में मदद करता है। यानी कि छोटे से छोटे स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर यानी कि छोटे स्तर पर भी किस तरह से मैनेजमेंट और रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, इस भावना को पैदा करता है। फिर है स्थानीय शासन से भारत की विविधता को और अधिक सम्मान मिलता है। यानी कि जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम भारत के लिए कहते हैं, अनेकता में एकता, उस जो बात है उसको भी काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलता है। ठीक है, अब देखिए भारत में स्थानीय सरकार की समस्याएं आपसे, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे 4 मार्क्स के पर्पज़ से आपको अलग से पॉइंट्स बता दिए हैं, जिस तरह के आपको आंसर लर्न करने में इजी हो। ठीक है, या तो आपसे महत्व पूछा जाएगा तो जितने महत्व बताएं कम से कम आप जो है 4 तो आप लिखेंगे ही, अगर 4 मार्क का आएगा फिर भी आप कोशिश कीजिएगा 5 या 6 महत्व ज़रूर याद करके जाएं पेपर में, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जब हम लिखने लगते हैं तो हम वो बात भूल जाते हैं, 2-3 पॉइंट्स हम ज़रूर से भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से स्थानीय सरकार की समस्याएं, तो आपसे या तो 2 मार्क के क्वेश्चन में कोई 2 महत्व पूछे जा सकते हैं, कोई 2 समस्याएं पूछी जा सकती हैं, किसी भी तरह से उत्तर आ सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें है भारत में स्थानीय सरकार की समस्याएं। इसमें सबसे पहली है धन की समस्या। ठीक है, राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के कामकाज के प्रति रुचि की कमी के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं फाइनेंशियली। ठीक है, फिर है कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दे सदैव ही स्थानीय निकायों के कामकाज में बाधा डालते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर स्टाफ नहीं होता है और जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, फिर है पंचायतें और नगर पालिकाओं की वित्तीय शक्तियों का पूर्वक उपयोग अब तक संभव नहीं हो पाया। बहुत कम ग्राम पंचायतें बाजार, मेलों, संपत्ति और व्यापार आदि पर कर लगाती है। मतलब जो इनकम के जो सोर्सेज हैं पंचायतों के और नगर पालिकाओं के, वो बहुत ज़्यादा डेवलप वो कर नहीं पाई हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो आय है वो अपने आप में टैक्स के थ्रू होती है, और टैक्स किस पर लगाया जा सकता है, जैसे बाज़ार पर, मेलों पर, संपत्ति पर और व्यापार जो जो लोकल स्तर पर हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगाने के कारण इन लोगों को इन स्तर पर स्थानीय शासन को जो है, स्थानीय जो स्तर है उन्हें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर है वर्तमान में स्थानीय सरकार हेतु भारत में कुल सार्वजनिक व्यय अन्य देशों की तुलना में कम है। मतलब जो विदेशों में है वो लोकल गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा व्यय किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पे किया जाता है, पर भारत में और दूसरे देशों के कंपैरिजन में ये जो व्यय है वो काफ़ी
कम है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ उपाय, स्थानीय शासन के सुधार हेतु कुछ उपाय वो भी हम कर लेंगे ताकि हमारा लेसन कंप्लीट हो जाए और हमारे 4 मार्क के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इस लेसन से रिलेटेड प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें है कुछ उपाय हैं सुधार हेतु, वो आप देख लेंगे हम लोग। पर्याप्त मानव पूंजी के माध्यम से स्थानीय सरकारों के संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है, यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उस फाइनेंशियली स्थानीय गवर्नमेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जाए। नेक्स्ट है स्थानीय सरकारों में भाग लेने वाले लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना, यानी कि जो भी लोग लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि या तो वहाँ पर वो इलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर वो या तो वो उम्मीदवार हैं या वो एक निर्वाचक हैं। ठीक है, किसी भी रूप में उन्हें प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर है कि महिलाएं मानसिक एवं सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बने, जिससे निर्णय लेने के मामलों में आत्मनिर्भर बन सकें। देखिए, आपने अपने खुद लोकल स्तर पर देखा होगा, आप सभी गाँव में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी पंचायतें जो पंचायतों के अंदर जो सरपंच हैं वो महिलाएं हैं, वह महिलाएं काम ना कर कर उनके जो हस्बैंड हैं वो लोग काम प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, महिलाओं को उतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी गई है। मतलब वो नाम तो उनका रख देते कि भाई सरपंच हमारे घर से महिला, इस गांव से महिला नियुक्त होगी, पर नियुक्त होने के बावजूद जो सारे डिसीजन हैं और उस महिला के जो भी जो सबसे नज़दीकी या तो उनके हस्बैंड रहे हों या भाई हों, पिता हों, उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ पर महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। फिर है पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर बिना क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो निर्वाचन है वो निर्वाचन जो है नियत समय पर होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमारे प्रॉपर रूप से काम कर सके। ठीक है बेटा, अगर इस लेसन से रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो आपको समझना हो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा।